और 1971 की वॉर के बाद में हमारी स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने जाती हैं निक्सन से, तो निक्सन उनको 45 मिनट तक वेट कराते हैं। तो एक तरह से वो पूरे देश का अपमान था, एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। एक सुपर पावर में और एक विश्व गुरु में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो हमारी शुरू में जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उस तरह की नहीं थी कि सभी देशों को एक साथ जोड़ के चला जा सके। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जगह जगह मिल्स में स्ट्राइक होने लगी। चाइना फंडेड था पूरा का पूरा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया गुप्ता। आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज़। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक सिंह सर। एक सॉलिसिटर हैं, साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और सर ने अभी हाल ही में कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें से एक है भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु। सर, अब मैं जानना चाहूँगी इस बुक के पीछे की कहानी। ये बुक किस पर है और इस बुक के पीछे इंस्पिरेशन क्या है? देखिए श्रेया जी, बेसिकली क्या है कि ये बुक मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो भी अपने देश से रिलेटेड जो भाषण दिए हैं या जो उनके एग्जीक्यूशन हैं उनसे रिलेटेड ये किताब है। और इसका नाम भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु क्यों रखा है, अब आप ये जानना चाहेंगे। तो भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु रखने के इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम अपने पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं अपने पूर्वजों से, तो पता चलता है कि हमारे देश की एक महान संस्कृति थी और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश को एक विश्व गुरु माना जाता था। विश्व गुरु का मतलब था कि पूरी दुनिया हमसे ज्ञान लेती थी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। और कहीं ना कहीं जो इन्वेडर्स आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, उनके आने के बाद से वो जो हमारा विश्व गुरु की पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई थी। और इवन आप देखें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, जैसे चाइना हमारे देश का कुछ हिस्सा कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान कुछ हिस्से पे कब्जा कर लेता है, पीओके। और 1971 की वॉर के बाद में हमारी स्वर्गीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने जाती हैं निक्सन से, तो निक्सन उनको 45 मिनट तक वेट कराते हैं। तो एक तरह से वो पूरे देश का अपमान था, एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो आफ्टर जब मोदी जी ने देश की लीडरशिप संभाली, उसके बाद से बहुत सारे चेंजेज हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आज पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए गेट पे खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है मोदी जी की लीडरशिप में दोबारा से विश्व गुरु का जो दर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है आतुर है। उसी से इंस्पायर होके ये बुक्स लिखी गई है, उसका ये नाम लिखा गया है भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु। सबसे पहली बात, विश्व गुरु और एक अखंड भारत एक ऐसे टर्म है जिनको लेके इंडिया तो साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेस्टर्न या मेनली आप अमेरिका कह सकते हैं उसको, काफ़ी लंबे टाइम से विश्व को रूल करता है और एक सुपर पावर बना हुआ है, जो मैं आज आपको समझाता हूँ। सुपर पावर आप अपनी ताकत से, अपनी आर्मी से, अपनी टेक्नोलॉजी से बनते हैं, लेकिन आप अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी आर्मी से विश्व गुरु नहीं बन सकते। लोग अगर आपके साथ एसोसिएट हैं तो आपके डर की वजह से, आपकी ताकत की वजह से, आपकी वो इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। विश्व गुरु का मतलब होता है पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को ज्ञान देना, उनको रास्ता दिखाना, उनको प्रकाश की तरफ ले जाना। और भारत हमेशा से ही सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता रहा है और दोबारा से उस पोजीशन की तरफ चल रहा है भारत की पूरी दुनिया को ज्ञान। चाहे अभी चंद्रयान हमारा उतरा हो लेटेस्ट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब किसी की पावर पे आघात होता है, छीनी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको इंटरनली दर्द होता है। मे बी दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बट हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं। अच्छा, पहले हम इस बुक की बात कर लेते हैं। आपने इस बुक की लॉन्चिंग यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में करा था। ऐसा क्या पर्टिकुलर रीज़न था उस जगह को चूज़ करने के लिए, बुक लॉन्चिंग के लिए? एक तो जो पुस्तक का नाम है भारत राइजिंग ऑफ विश्व गुरु,
तो उसमें विश्व समा जाता है। और भारत वर्ष का शुरू से ही एक नारा रहा है हमारे प्राचीन काल से ही, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है। और आज के सिनेरियो में हमने जो पूरी दुनिया का एक हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड नेशन है, और उस यूनाइटेड नेशन के अंदर इस पुस्तक के विमोचन होने से पूरी दुनिया को ये मैसेज आता है कि भारत आप लोगों का देश है, सबका भारत में स्वागत है, और भारत सबके लिए बना है, सब देशों का हर तरीके से किसी भी रूप में भारत में स्वागत है। आपने अभी बात करी इंडिया के इवोल्यूशन की। मैं जानना चाहूँगी इंडिया किस तरह से, खास तौर से ये जो डिकेड था, मोदी जी का जो एरा था, इसमें किस तरह से इवॉल्व हुआ है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली? देखिए, इकोनॉमिकली हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से वो आगे मैकेनिज्म बढ़ रहा है, तो हम विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। टैक्सेशन रिफॉर्म हो, चाहे जीएसटी हो, फेसलेस इनकम टैक्स हो, इन्वेस्ट इंडिया हो, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ नई आई है गवर्नमेंट में कि जिससे कि इकोनॉमिकली रिफॉर्म हो रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट्स हों, रेलवे स्टेशंस हों, हमारे हाईवेज़ हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंफ्रा हमारे कंट्री में ख़त्म ही था। मैं तो ये बोलता हूँ कि मोदी रिजीम से पहले कहीं पे भी निकल जाएं, सड़कों पे हैवी ट्रैफिक होता था, लेकिन आज के टाइम में हम सड़कों पे, हाईवे पे निकलते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है। और सेकेंडली अगर हम बात करें कि पॉलिटिकली रिफॉर्म की, तो पहले कुछ लोग जो पॉलिटिशियन थे, किसी कास्ट की वोट को लेके, पर्टिकुलर किसी स्टेट को लेके, किसी संप्रदाय को लेके, या कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या कुछ एमएलएज अपने साथ लेके गवर्नमेंट्स को जनरली ब्लैकमेल करते थे। वो उस मंत्रालय के लिए डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, उनको वो नॉलेज है या नहीं है, वो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दैट ऑल इमटेरियल। वो सिर्फ उस ब्लैकमेलिंग के बेस पे वो मंत्रालय पा जाते थे। लेकिन अब मोदी जी ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए हैं, और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और जिस तरह से वो फॉरेन मिनिस्ट्री का उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया की जो रिकग्निशन आई है उनके बाद में, वो अपने आप में लैंडमार्क है। और आई डोंट थिंक सो कि इन फ्यूचर कोई इतने शानदार फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। थर्ड इज़ कि सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन क्या हुई है मोदी जी। देयर आर लॉट ऑफ रिवॉल्यूशन इन द मोदी रिजीम, बट स्पेसिफिकली मैं श्री राम मंदिर के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो 700-800 साल से एक वॉर चल रही थी दो संप्रदायों के बीच में, मोदी जी ने उसको कितने प्यार से, कितने इजीली उस वॉर को ख़त्म किया, और लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए हर एक धर्म की उन्होंने जिस तरह से, हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर अब बनने की फाइनल स्टेज पे ही है, बनने वाला है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और देश को ये कभी नहीं भूल सकता। और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है जो 700-800 साल से नहीं हुआ था, वो उनके रिजीम में हो रहा है। ओके, आपने बात करी मोदी जी ने किस तरह पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, इवन कल्चरली इंडिया का इवोल्यूशन करा है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगी, जब अभी रिसेंटली मोदी जी की यूएसए में विजिट होती है, वहाँ पर पूछा जाता है आस्क मोदी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जब क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंडिया में भी हुआ, वहाँ पर भी हुआ, उस क्रिटिसिज्म को लेकर, इंडिया की ग्रोथ को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी पावरफुल नेशन है या जो पूरे वर्ल्ड को रूल करता है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका कोई कॉम्पिटिटर उनके सामने खड़ा हो या उनसे पावरफुल कोई नेशन उनके सामने आए। तो वो लोग फिर छोटी छोटी कमियां ढूंढते हैं, इसका पोस्टर लगा दिया, उसका पोस्टर नहीं लगाया, दैट इज ऑल इमटेरियल। व्हाट्स द अल्टीमेट गोल इज कि आपने क्या पाया है उस चीज़ से। पोस्टर टेढ़ा लगा हुआ था या पोस्टर सीधा लगा हुआ था, या पोस्टर में फ्रंट फेस था या पोस्टर में बैक फेस था, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बेसिकली चाहे जॉर्ज सोरेस जैसे लोग हों जो इंटरनेशनल माफिया हैं,
वो कहीं ना कहीं मोदी जी की लीडरशिप में जो हमारा कंट्री इस डायरेक्शन में जो फ्लो चार्ट जा रहा है, उस डायरेक्शन को रोकने के लिए हर एक तरह के तरीके, हर एक तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि भारत की ग्रोथ को वो किसी ना किसी रूप में रोक सके और भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उनके सामने आके ना खड़ा हो। दैट्स ऑल देयर एफर्ट्स। भारत के इवोल्यूशन के बाद मैं बात करना चाहूँगी कि किस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो इंक्लाइंड हो रही है अब इंडिया की तरफ। वही वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इंडिया को, जो एक इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, उसको इतना महत्व नहीं देते थे चीज़ों को लेकर, अब ख़ास तौर से हर चीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होती जा रही है। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो हमारी शुरू में जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उस तरह की नहीं थी कि सभी देशों को एक साथ जोड़ के चला जा सके। गुटनिरपेक्ष नीति या जो भी थी उसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उसके बाद में हमारी फॉरेन पॉलिसी रसिया तक सिमट के रह गई। हमने कभी भी ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ देखा, ना हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखा। तो मोदी जी के रिजीम में आने के बाद में, चाहे वो एशियान हो, चाहे G20 हो, चाहे आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, और अभी रिसेंटली आप G20 में देखेंगे कि मोदी जी ने जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप दिलाई है, और चाइना का जो वहाँ पे इंटरफेरेंस था अफ्रीका में, तो मोदी जी वहाँ पे एक चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। और जो हमारे देश की अपोजिशन है उसको भी ये समझना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट देश की हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की या पार्टी की नहीं हो रही है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल क्या, अगला सवाल ये है कि मोदी जी साउथ एशिया के लीडर की तरह उभरते नज़र आ रहे हैं। G20 समिट हुई, इंडिया के पास लीडरशिप थी, कई सारे ऐसे बहुत सारे अहम फैसले हुए, किसी को भी यकीन नहीं था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, बट आया। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे देश अमेरिका के साथ एसोसिएट हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि अमेरिका उनकी इकोनॉमी को चलाता है या उनको फंड करता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं एक पावरफुल नेशन के साथ में, एक पावरफुल पर्सन के साथ में। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर विहीन थी। जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर आए तो जो हमारे आसपास के एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को मोदी जी की लीडरशिप में प्रोटेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि अब चाइना है या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या और पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उनको डरा धमका नहीं सकते, मोदी जी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो और धीरे धीरे मुझे लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो भारत के साथ जुड़ेंगे मोदी जी की लीडरशिप में, और दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू द मोदी जी लीडरशिप। मोदी जी ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भगवान के दिए हुए हैं। दिस इज़ नॉट ऑल क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। तो मोदी जी बोलते हैं कि जो उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, आप इसमें पढ़ेंगे तो मैंने उस किताब का रेफरेंस दिया हुआ है, जो मोदी जी की अपनी लिखी हुई किताब है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत अच्छा बोला। तो मोदी जी जो बोलते हैं या जो करते हैं उनके पीछे एक प्रेम का भाव होता है, एक अपनापन होता है, एक किसी की बाउंड्री को कैप्चर करने का या किसी को अपनी ताकत दिखा के उसको कंट्रोल करने का भाव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न इसीलिए है कि लोग, चाहे वो पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, वो मोदी जी का रिगार्ड करते हैं, उनकी बात पे बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं ये इनकी लीडरशिप में हमारा समझौता हो सकता है, शांति आएगी, वॉर नहीं होगी। बाकी सब लोग बाउंड्री कैप्चर करने की और इन्फ्रिंज करने की बात करते हैं, मोदी जी शांति की बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Press the bell icon to never miss a video from One World News.